Assalamualaikum viewers, hopefully you're all enjoying good health. My name is Ulwa Nisar. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss a topic Constitution of Pakistan 1973. तो आज हम जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का इसके बारे में जानेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग माय डिस्कशन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक. सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड and it is a rule book for a state. It set out the fundamental principles by which state is governed. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जो किसी भी रियासत के असूलों के बारे में होती है. जो भी कानून हैं वो उस बुक में होते हैं. It set out the fundamental principles by which state is governed. मतलब ये बुनियादी असूल होते हैं जिसके जरिए किसी भी हुकूमत और रियासत को गवर्न किया जाए, कैसे गवर्न किया जाए. अकॉर्डिंग टू ऑस्टन देखते हैं कि ऑस्टन ने क्या कहा. ऑस्टन के नजदीक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट व्हिच फिक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम गवर्नमेंट. अब जो ऑस्टन है उसका कहना ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो उसके स्ट्रक्चर को फिक्स करता है. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होंगे, गवर्नमेंट में पावर किसके पास ज़्यादा होंगी और किसके पास कम होंगी. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 देखते हैं कि कैसे ये पास हुआ, किसने पास किया. तो नेशनल असेंबली पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 10 अप्रैल 1973. जो हमारा लोअर हाउस है अब वो नेशनल असेंबली जो इसने पास किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 10 अप्रैल 1973 के अंदर. और जो प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली ऑथेंटिकेटेड ऑन 12 अप्रैल 1973. और जो प्रेसिडेंट था उस वक्त उसने इसकी तस्दीक की थी ये 12 अप्रैल 1973 मतलब 12 अप्रैल को जो प्रेसिडेंट है उसने इस पे सिग्नेचर कर दिए और ये लागू हुआ 14 अगस्त 1973 के अंदर. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है ये 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ और गिवन बाय द जुल्फकार अली भुट्टो. और ये जो आइन है पाकिस्तान का 1973 का ये जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया. अब इसमें टोटल जो पार्ट्स हैं वो 12 हैं. टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो 280 हैं और टोटल इसमें 5 जो है वो स्केड्यूल्स हैं. और अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें जो टोटल अमेंडमेंट है वो 26 है. अब ये जो 26 वाली अमेंडमेंट है ये 13 मई 2019 के अंदर हुई और ये जो 26 वाली अमेंडमेंट है ये 25th अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में हुई. इसके मुताबिक जो फाटा की सीट्स थी नेशनल असेंबली में जैसे हमने पढ़ा कि 25th अमेंडमेंट में इससे पहले 12 थी फाटा की सीट्स और मर्ज होने के बाद वो 6 रह गई. अब दोबारा से ये 26 अमेंडमेंट में इनको 12 कर दिया गया. ये सीट जो नेशनल असेंबली की थी 12 हो गई. ये तो नेशनल असेंबली के लिए था. जो प्रोविंशियल असेंबली है इसमें पहले फाटा की सीट जो थी वो 16 थी, इनको बाद में बढ़ा के 24 कर दिया गया. अब 26 अमेंडमेंट की गई लेकिन आर्टिकल जो से हैं वो 280 ही रहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जब अमेंडमेंट की जाती है तो वो रेलिवेंट आर्टिकल के साथ ही उसको अटैच कर दिया जाता है. उसको मतलब जिस तरह हमारे पास आर्टिकल 10 में जो है अमेंडमेंट हुई तो उसको आर्टिकल 10A कर दिया गया. अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है. Constitution of Pakistan is written constitution passed by the legislature and exists in the codified form. यानी कि जो पाकिस्तान का जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का ये रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. रिटन फॉर्म से मुराद कि इसमें जो लॉज हैं जो पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेचर ने बनाए हुए हैं वो रिटन फॉर्म में है, सारे लिखे हुए हैं और यानी कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है हमारे पास. ठीक है. उसके बाद एंड एग्जिस्ट इन कोडिफाइड फॉर्म और ये कोडिफाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब कोडिफाइड फॉर्म से मुराद ये कि मतलब आर्टिकल्स है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 280 आर्टिकल्स बताए हुए हैं. इसमें आर्टिकल हैं और ये कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद है. अब ये जो 1973 का हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद ये कि जहाँ पर जो वोट है वो डायरेक्ट पार्लियामेंट का नाम का डलता है. इसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहती हैं. मतलब जिसमें अवाम जो होती है वो वोट एमएनए को डालती है. एमएनए पार्लियामेंट का हिस्सा है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अवाम है वो यानी कि पार्लियामेंट को मुंतखब करती है और फिर पार्लियामेंट आगे अपने लिए वज़ीर आज़म और सदर बनाती है. ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.
अब जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर पे यानी कि कंसिस्ट करता है, जिसमें दो हाउसेज होते हैं। कानून साज असेंबली में जो से हैं वो दो हाउसेज हैं, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट। अब जो अपर हाउस है वो है सेनेट और जो लोअर हाउस है वो है नेशनल असेंबली। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है वो सेनेट जो है वो आया था, यानी कि इससे पहले सेनेट नहीं था, इससे पहले जस्ट हमारे पास नेशनल असेंबली थी। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जो सा है वो वहां पे इसीलिए कहा जाता है कि नेशनल असेंबली ने इसको 10 अप्रैल 1973 को पास किया था। तो सेनेट है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सा है आया। अब हम इसमें लैंग्वेज देखते हैं। जो लैंग्वेज है वो 1970 के कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू प्लस इंग्लिश, यानी उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज हमारी कौमी जुबान होगी और इंग्लिश को हम एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे 15 साल के लिए। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स में लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी सिर्फ 15 साल के लिए। एक्चुअली में ये जो 15 साल हमें दिए गए ये कब तक दिए गए, 1988 तक ये टेन्योर मुकम्मल हो गया 15 साल का। ये हमें इसलिए दिए गए थे कि इन 15 सालों में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी आपका ऑफिशियल वर्क है, इसको ट्रांसफर कर दो उर्दू में। लेकिन हमने क्या किया, जितने भी डॉक्यूमेंट थे इनको इंग्लिश में ही ट्रांसफर किया। आज भी अगर हम अपना ऑफिशियल वर्क देखें तो वो इंग्लिश बेस्ड ही है। यहाँ तक कि 2015 में पाकिस्तान के जज की एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो आप उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दो। लेकिन अभी तक हम पाकिस्तान में जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही जो है इंग्लिश को ही यूज़ कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज नॉट एब्रोगेट, यानी कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एब्रोगेट नहीं किया गया, मनसूख नहीं किया गया। यही जो बात है ये 1956 और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन से इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट बनाती है कि जो 1956 और 1962 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो एब्रोगेट हो गया था, मनसूख हो गया था। लेकिन जो हमारा ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एब्रोगेट नहीं हुआ था, ये सस्पेंड हुआ था। अब इसके सस्पेंड कब हुआ था, मार्शल लॉ जुलाई 5 1977, मार्शल लॉ जो लगाया गया था 5 जुलाई 1977 में, तब ये जो है सस्पेंड हुआ था। अब व्हेन जनरल जियाउल हक ओवरथ्रू द भुट्टो गवर्नमेंट, थर्ड मार्शल लॉ तब लगा जब भुट्टो की गवर्नमेंट को खत्म किया जनरल जियाउल हक ने, और द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिसमिस, पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। मतलब और इस मार्शल लॉ में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज वर डिसॉल्व, और जो भी असेंबली थी नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर इनको भी डिसॉल्व कर दिया गया। उसके बाद जो मतलब कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 2 दफ़ा जो है वो सस्पेंड किया गया। एक तो जो है वो जियाउल हक के दौर में जब मार्शल लॉ लगा, और एक उस वक्त इन 12 अक्टूबर 1999 मुशर्रफ डिक्लेयर द इमरजेंसी इन पाकिस्तान एंड गेन द सस्पेंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी और एक दफ़ा फिर से 1973 के आइन को सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे बात याद रखिएगा कि जो है वो परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ ने लगाया था, इमरजेंसी नाफिज की थी। इस आइन को जो है वो 2 दफ़ा सस्पेंड किया गया, एब्रोगेट नहीं किया गया। ठीक है, ये था हमारे पास आज कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगे और मेरे इस लेक्चर को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच।